सल्तनत अब बिखरने लगी थी और सत्ता के लिए रक्तपात शुरू हो चुका था। दिल्ली के खंडहरों से सैयद वंश ने जन्म लिया, परंतु यह सत्ता भी कमजोर थी। नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। यानी वो समय आ गया था जब कभी शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत अब सिर्फ एक ढांचे की तरह बिखरने लगी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो कभी हजारों किलोमीटर तक फैला था, अब केवल दिल्ली से पालम इतनी छोटी सी दूरी तक सीमित रह गया। इसके पंजाब का सूबेदार खिज्र खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। यानी अंदरूनी गद्दारी ही इस वंश के पतन की असली वजह बनी। तैमूर मध्य एशिया का एक खूंखार आक्रमणकारी था। 1369 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बना और इस शासक की नजरें हमेशा धन, लूट और सत्ता पर लगी रहती थीं। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। भारत की धरती एक बार फिर खूनी आंधी के लिए तैयार थी। तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। सिर्फ सोना, चांदी, जवाहरात और संपत्ति की लालसा। तैमूर लंग के डर से ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। यानी वो शासक जिसे अपने साम्राज्य की रक्षा करनी थी, खुद अपने ही लोगों को असहाय छोड़ गया। तैमूर लंग ने खिज्र खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया और इस तरह बाहरी आक्रमणकारी की कठपुतली दिल्ली पर काबिज हो गई। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह तुगलक वंश की अंतिम सांस भी थम गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सैयद वंश की ओर। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। वही खिज्र खान जिसे तैमूर ने दिल्ली की सत्ता दी थी। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। यानी ये वंश अपने शासन को धार्मिक आधार पर भी मजबूत दिखाना चाहता था। ये सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। सल्तनत के इतिहास में इसकी पहचान अलग बनती है। खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत आला कहा, यानी जनता का सेवक, लेकिन असल में वो सत्ता का मालिक ही था। खिज्र खान की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई और इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने उसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना कर दी। यानी सत्ता का खेल एक बार फिर पलट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं लोदी वंश की ओर। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। अब दिल्ली सल्तनत पर अफगानों का राज शुरू हुआ। बहलोल लोदी तारीख़-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार
बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद ही बैठता था, यानी उसकी छवि एक विनम्र शासक की थी। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं, और यह सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में रहा। इसके बाद जानते हैं सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी अगला शासक सिकंदर लोदी बना। ये इस वंश का सबसे योग्य शासक था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसे राजधानी बनाया, यानी दिल्ली की सत्ता का केंद्र अब आगरा बन गया। आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया जो बादलगढ़ का किला नाम से मशहूर हुआ। इसने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी। इसके आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद करवाया गया और इसके शासनकाल में गायन संबंधी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। इसके बाद जानते हैं इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। उसके संबंधी आलम खान और दौलत खान पंजाब ने बाबर को भारत बुलाया, यानी सत्ता की लालसा में उन्होंने बाहरी आक्रमणकारी को अपना सहारा बना लिया। और फिर 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। इस तरह से हमारे दिल्ली सल्तनत के सभी पार्ट खत्म हुए। अब हम लोग अगले इतिहास के चैप्टर को शुरू करेंगे। हमारा प्रयास है कि आप इतिहास को सिर्फ याद ही न करें, बल्कि उसे गहराई से समझें। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। आप सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार जी। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो दौर जब तख्त तेजी से बदल रहे थे और सल्तनत का भविष्य कह सकते हैं दांव पर लगा था। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, जो लेख हैं, वो तुगलक वंश के सिमटते हुए साए और उसके बाद सैयद और लोधी वंशों के आने और जाने की कहानी कहते हैं। ये वो वक्त था जब दिल्ली की जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर पड़ रही थी और नए नए दावेदार सामने आ रहे थे। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई तुगलक वंश का परचम आखिर झुका कैसे। हाँ। और सैयद और लोधी शासकों ने दिल्ली के इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। मतलब मकसद यही है कि इन बदलावों के पीछे के कारण समझें और उनके नतीजे क्या रहे। एकदम सही। और ये स्रोत हमें उस दौर के शासकों की, आप समझिए, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी राजनीतिक चालें, उनकी कामयाबी नाकामयाबी, सबको समझने का मौका देते हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे अंदरूनी कलह, हाँ, और बाहरी हमले और फिर जो शासक थे उनका अपना नेतृत्व, इन सब ने मिलकर दिल्ली सल्तनत के इस अहम मोड़ को शक्ल दी। हाँ। और फिर अंत में एक नए साम्राज्य के उदय का रास्ता भी साफ किया। ये सिर्फ वंशों का बदलना नहीं था, एक तरह से सत्ता के चरित्र में भी बदलाव आ रहा था। तो कहानी शुरू करें तुगलक वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद से। वर्णन मिलता है कि इनके समय तक आते आते तुगलक सल्तनत बस नाम की रह गई थी। हाँ बिल्कुल। नसीरुद्दीन महमूद का दौर वो तुगलक सत्ता के पतन का, समझिए, क्लाइमेक्स था। सल्तनत इतनी सिकुड़ गई थी कि एक कहावत चल पड़ी थी। अच्छा, कौन सी? कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। दिल्ली से पालम तक? पालम तो आज दिल्ली का ही हिस्सा है। जी हाँ, उस समय वो शहर की सीमा हुआ करता था। तो ये कहावत उस दौर की जो राजनीतिक सच्चाई थी उसे बड़े सटीक ढंग से बताती है।
मतलब सेंट्रल पावर लगभग खत्म। अरे मिलती है कि पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां। हाँ, खिज्र खां। उसने न सिर्फ खुद को आजाद करने की कोशिश की, बल्कि उसने तो तैमूर को, जो मध्य एशिया का इतना शक्तिशाली और क्रूर शासक था, भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। जी हाँ, ये तो मतलब सल्तनत की जड़ें खोदने वाली बात हो गई। ये सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। खिज्र खां की अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत थीं और तैमूर जो समरकंद का शासक था, हाँ। और वो चंगेज खां का वंशज होने का दावा भी करता था, अपनी बर्बरता के लिए, अपनी फौजी ताकत के लिए बहुत बदनाम था। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वो 1369 के आसपास समरकंद का शासक बना। अच्छा। और 1398 ईस्वी में उसने भारत पर हमला किया। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उसका जो मेन मकसद था वो था भारत की दौलत लूटना, पैसे लूटना। हाँ, वो यहाँ कोई स्थायी साम्राज्य बनाने के इरादे से नहीं आया था। उसकी नजर यहाँ के खजानों पर थी। तो इस भयानक हमले के सामने नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया? कुछ रोका टोका? स्रोत बताते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तैमूर का सामना कर सके। अच्छा। जैसे ही तैमूर की फौज दिल्ली के पास पहुंची, वो राजधानी छोड़कर गुजरात की तरफ भाग गया। भाग गया? जी। तैमूर की सेना ने दिल्ली में घुसकर कई दिनों तक भयानक लूटपाट की, कत्लेआम मचाया। शहर समझिए लगभग तबाह हो गया। बाप रे। इस घटना ने दिल्ली सल्तनत की जो थोड़ी बहुत इज्जत और ताकत बची थी, उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। और खिज्र खां का क्या हुआ, जिसने ये सब करवाया, तैमूर को बुलाया? अब देखिए विडंबना। तैमूर जब वापस जा रहा था तो उसी खिज्र खां को, जिसने उसे हमले के लिए उकसाया था, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार बना गया। उसी को? हाँ। हालांकि नसीरुद्दीन महमूद कुछ समय बाद दिल्ली लौटा जरूर, लेकिन उसकी हालत एक कठपुतली शासक जैसी ही थी। दस्तावेज बताते हैं कि 1414 में खिज्र खां ने ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और नसीरुद्दीन महमूद का शासन खत्म कर दिया, शायद उसकी हत्या करवा दी। तो इस तरह से तुगलक वंश का अंत हुआ, जिसका आगाज तो बड़े जोर शोर से हुआ था। जी, गियासुद्दीन तुगलक ने। हाँ। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठा खिज्र खां और उसने एक नए वंश की नींव रखी, सैयद वंश। इस वंश के बारे में हमारे स्रोत क्या खास बताते? ये वंश ज्यादा चला नहीं शायद। हाँ, सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से 1451 तक, वो तुलना में छोटा ही रहा और काफी अस्थिर भी। हाँ। दो मुख्य बातें हैं जो ध्यान खींचती हैं। बताइए। पहली, जैसा नाम से ही लगता है, सैयद शासक खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे। अच्छा। ये दावा उनके शासन को एक खास तरह की धार्मिक और सामाजिक लेजिटिमेसी देने की कोशिश थी, शायद उनकी राजनीतिक कमजोरी को छुपाने के लिए। हो सकता है। और दूसरी खास बात है उनका शिया होना। शिया? हाँ, ये सल्तनत काल में दिल्ली पर राज करने वाला अकेला शिया राजवंश था, जबकि इनसे पहले के तुर्क शासक और बाद के लोधी शासक वो सब सुन्नी थे। ये तो बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये उस समय के धार्मिक और राजनीतिक माहौल में एक अहम फर्क था। सल्तनत के जो ज्यादातर प्रभावशाली अमीर थे, फौजी थे, उलेमा थे, वो सुन्नी थे। तो एक शिया वंश के लिए शायद सबका समर्थन जुटाना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये बात तो है। क्या ये उनकी अस्थिरता का एक कारण हो सकता है? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहते, पर यह सोचने वाली बात जरूर है। एक और दिलचस्प बात सामने आती है। पता चलता है कि खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। जी हाँ। उसने खुद को रैयत-ए-आला कहलवाया। इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो खुद को पूरी तरह आजाद नहीं मानता था? रैयत-ए-आला का मतलब होता है प्रधान रैयत या सबसे बड़ा मुखिया। इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? एक तो ये कि वो तैमूर की और तैमूर के मरने के बाद उसके बेटे शाहरुख मिर्जा की नाम की ही सही अधीनता मानता था, क्योंकि सत्ता तो उसी की बदौलत मिली थी। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो खुद को पिछले तुर्क सुल्तानों की तरह बड़ी बड़ी उपाधियों से अलग दिखाना चाहता था, शायद अपनी अफगान या स्थानीय पहचान पर जोर देने के लिए। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि वो जानता था कि भाई उसकी असली ताकत तो सीमित है और सुल्तान जैसी बड़ी उपाधि लेना शायद मजाक लगे। तो ये उसकी एक तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी। तो कुल मिलाकर सैयद वंश अपनी वैधता के लिए धार्मिक दावे पर निर्भर था, लेकिन राजनीतिक और फौजी तौर पर कमजोर रहा। उनका असर भी क्या दिल्ली के आसपास ही सिमट रहा? बिल्कुल। खिज्र खां और उसके बाद जो आए मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलती है कि उन्हें न सिर्फ दिल्ली के आसपास के जमींदारों और सरदारों के विद्रोहों से निपटना पड़ा, बल्कि जौनपुर के शर्की सुल्तानों और मालवा जैसी ताकतों से भी खतरा बना रहा।
उनकी सल्तनत कभी भी सही मायनों में मजबूत नहीं हो पाई और धीरे धीरे और सिकुड़ती चली गई। और इस वंश का अंत कैसे हुआ फिर? वंश का जो आखिरी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, वो एक बहुत ही कमजोर और कह सकते हैं अयोग्य शासक निकला। अच्छा, वो दिल्ली छोड़कर बदायूं जाकर बस गया। दिल्ली छोड़कर? हाँ, इसी मौके का फायदा उठाया लाहौर और सरहिंद के एक महत्वाकांक्षी अफगान सूबेदार बहलोल लोदी ने। उसने 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और आलम शाह ने बिना किसी खास लड़ाई झगड़े के ही सत्ता बहलोल को सौंप दी और अपनी बाकी जिंदगी बदायूं में ही काट दी। तो इस तरह सैयद वंश का बिना किसी बड़ी जंग के ही अंत हो गया। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत में एक नया अध्याय शुरू होता है, लोधी वंश का, 1451 से 1526 तक। जी, तुर्क थे। बिल्कुल। इसके संस्थापक बहलोल लोधी के बारे में कुछ अनोखी बातें पता चलती हैं। हाँ, बहलोल लोधी एक दिलचस्प किरदार था। तारीख दाऊदी जैसे जो ग्रंथ हैं, उनमें वर्णन मिलता है कि उसका व्यवहार जो पारंपरिक सुल्तान होते थे वैसा बिल्कुल नहीं था। कैसा था फिर? वो शानदार सिंहासन पर बैठने के बजाय अपने अफगान सरदारों के साथ कालीन पर बैठ जाता था। अरे! हाँ, जब उसके सरदार खड़े रहते थे तो वो भी उनके सम्मान में खड़ा रहता था। वो कहता था कि भाई, मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं तो तुम अफगान सरदारों में से ही एक हूँ, बस थोड़ा ज्यादा इज्जतदार। ये तो बड़ी असामान्य बात है। क्या ये सिर्फ दिखावा था या इसके पीछे कोई रणनीति थी? इसे बहलोल की राजनीतिक समझदारी कह सकते हैं। वो जानता था कि उसकी ताकत अफगान कबीलों और उनके सरदारों के सहारे ही है। अच्छा। और अफगानों में बराबरी की भावना बहुत ज्यादा होती थी, तो खुद को उनके बराबर दिखाकर उनके कबीलाई रिवाजों का सम्मान करके बहलोल ने उन ताकतवर और अक्सर आपस में लड़ने वाले सरदारों को जोड़े रखा और उनकी वफादारी हासिल की। समझदारी। ये रणनीति उसके शासनकाल में काफी सफल रही। उसने लोधी सत्ता की नींव मजबूत की और उसने आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। सुनने में आया है कि उसने एक सिक्का चलाया जो काफी समय तक चला। हाँ, उसने बहलोली सिक्का नाम से एक तांबे का मिलावटी सिक्का जारी किया था। बहलोली सिक्का? जी, इन लेखों से पता चलता है कि ये सिक्का इतना पॉपुलर और स्टैंडर्ड बन गया कि ये अकबर के शासनकाल की शुरुआत तक करेंसी एक्सचेंज का एक मुख्य जरिया बना रहा। अरे वाह, अकबर के समय तक? हाँ, ये बहलोल लोदी के शासन के स्थायित्व और उसके आर्थिक प्रभाव को दिखाता है। एक मजबूत करेंसी सिस्टम किसी भी शासन की कामयाबी के लिए जरूरी होता है। तो बहलोल लोदी ने एक मजबूत बेस तैयार किया। उसके बाद कौन आया? क्या उसने इस विरासत को आगे बढ़ाया? उसे लोधी वंश का सबसे योग्य और सफल शासक मानते हैं। उसने न सिर्फ अपने पिता की जीती हुई सल्तनत को संभाला, बल्कि उसे बढ़ाया भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार किए। सिकंदर लोधी के क्या खास काम थे जिनका जिक्र इन स्रोतों में है? कुछ बातें तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। सिकंदर लोधी ने कई अहम काम किए। सबसे प्रमुख तो था 1504 में आगरा शहर की स्थापना करना। आगरा शहर? जी हाँ, उस समय वो यमुना किनारे एक छोटा सा गांव था। 2 साल बाद 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। अच्छा, दिल्ली से आगरा? क्यों? इसके पीछे रणनीतिक कारण थे। आगरा से ग्वालियर, राजपूताना और पूर्वी इलाकों पर बेहतर कंट्रोल रखा जा सकता था। उसने आगरा में एक किला भी बनवाया, जिसे बाद में बादलगढ़ का किला कहा गया। बादलगढ़ किला? इसके अलावा उसने खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए, जैसे जमीन नापने के लिए गज ए सिकंदरी नाम का एक स्टैंडर्ड पैमाना शुरू किया। गज ए सिकंदरी? ये तो सुना है। प्रशासनिक और रणनीतिक कामों के अलावा उसकी रुचि कला और साहित्य में भी थी क्या? हाँ बिल्कुल। जानकार बताते हैं कि सिकंदर लोदी खुद एक विद्वान और कवि था। वो गुलरूखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरूखी? जी। और उसकी साहित्यिक रुचि सिर्फ यहीं तक नहीं थी, उसने ज्ञान और संस्कृति को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि? उसके आदेश पर आयुर्वेद के मशहूर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद? हाँ, जिसे फरहंग ए सिकंदरी या तिब ए सिकंदरी नाम दिया गया। ये भारतीय चिकित्सा ज्ञान को फारसी बोलने वाली दुनिया तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास था। बहुत खूब। इसी तरह उसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय गायन पर लज्जत ए सिकंदर शाही नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। इसे भारतीय संगीत पर पहला विस्तृत फारसी ग्रंथ माना जाता है। लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत पर? जी। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि सिकंदर लोदी सिर्फ एक कुशल प्रशासक और योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक सुसंस्कृत शासक भी था, जिसकी ज्ञान और कलाओं में गहरी रुचि थी।
तो सिकंदर लोधी ने तो वंश को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन फिर इस वंश का अंत इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब आते हैं आखिरी शासक इब्राहिम लोधी पर। 1517 से 1526 क्या हुआ उसके दौर में? हाँ, यहाँ कहानी फिर से एक दुखद मोड़ लेती है और इतिहास जैसे खुद को दोहराता है। इब्राहिम लोधी अपने पिता और दादा से बिल्कुल अलग मिजाज का था। अच्छा, कैसे? वो बहरोल लोधी की तरह अफगान सरदारों को बराबरी का दर्जा देने में यकीन नहीं रखता था, बल्कि एक तानाशाह शासक की तरह व्यवहार करता था। ओहो। उसने कई ताकतवर और पुराने लोधी सरदारों को नाराज कर दिया, उन्हें बेइज्जत किया और उनकी शक्ति को कुचलने की कोशिश की। तो अंदरूनी फूट पड़ गई। हाँ, और बहुत बुरी तरह से। इब्राहिम के इसी बर्ताव के कारण कई अफगान सरदार उसके खिलाफ हो गए। उसके अपने चाचा आलम खान लोधी, जो खुद दिल्ली का तख्त चाहता था। चाचा ही? हाँ, और पंजाब का शक्तिशाली सूबेदार दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम के रवैये से तंग आ चुका था। इन लोगों ने मिलकर काबुल के शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। फिर से न्योता, जैसे खिज़र खान ने तैमूर को दिया था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा और शायद उन्हें सत्ता सौंप कर वापस चला जाएगा, जैसे तैमूर गया था। लेकिन बाबर के इरादे तो कुछ और ही निकले, और इसी निमंत्रण का नतीजा था 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, भारतीय इतिहास की एक और निर्णायक लड़ाई। बिल्कुल सही। पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना, जिसमें तोपखाना और तुलुगमा युद्ध नीति का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। तुलुगमा मतलब वो घेरने वाली नीति? हाँ, सेना को चारों तरफ से घेर कर मारने की रणनीति। उसने इब्राहिम लोधी की कहीं ज्यादा बड़ी लेकिन पारंपरिक तरीके से लड़ने वाली अफगान सेना को बुरी तरह हरा दिया। और इब्राहिम लोधी? इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाते हैं कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। युद्ध के मैदान में मरने वाला अकेला सुल्तान, ये वाकई खास बात है। जी। तो इस तरह लोधी वंश का और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। तो अगर हम इन तीनों वंशों, तुगलक का अंत, फिर सैयद और लोधी की कहानी को समेटें, तो इन स्रोतों से मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हमने देखा कि कैसे एक ताकतवर वंश तुगलक अंदरूनी कमजोरी, अयोग्य वारिसों और बाहरी हमले जैसे तैमूर के कारण ढह गया। फिर एक ऐसा वंश आया सैयद, जिसने धार्मिक वैधता का दावा तो किया, लेकिन राजनीतिक और सैन्य रूप से इतना कमजोर था कि दिल्ली पर अपनी पकड़ कभी मजबूत नहीं कर पाया और जल्दी ही खत्म हो गया। सही। उसके बाद पहला अफगान वंश लोधी आया, जिसने बहलोल की कूटनीतिक समझदारी और सिकंदर की प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षमता से एक बार फिर सल्तनत को मजबूती दी। लेकिन उसका अंत भी अफगान सरदारों की आपसी फूट और एक नए ज्यादा महत्वाकांक्षी बाहरी हमलावर यानी बाबर के हाथों हुआ। यानी सत्ता परिवर्तन का एक चक्र सा चल रहा था। कभी अंदरूनी झगड़े हावी हो जाते थे, तो कभी बाहरी ताकतें। हाँ। शासकों की अपनी नीतियां भी बहुत मायने रखती थी, जैसे बहलोल का अपने सरदारों को साथ लेकर चलना या इब्राहिम का उन्हें दुश्मन बना लेना। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। इसमें व्यक्तियों की भूमिका, उनकी नीतियां, सामाजिक राजनीतिक ताकतों का टकराव और हाँ, संयोग का भी बड़ा हाथ होता है। हर वंश के उठने और गिरने के अपने खास कारण थे, लेकिन अंदरूनी एकता की कमी और बाहरी शक्तियों को दखल देने का मौका देना, ये पैटर्न बार बार नजर आता है। इन स्रोतों से हमें उस उथल पुथल भरे दौर की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर की कहानी, तुगलक के पतन से लेकर लोधी के अंत तक, जिसका समापन पानीपत के मैदान में हुआ और जिसने भारत में एक नए, ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के युग का आगाज किया। यहाँ एक विचार करने लायक बिंदु है जो इन स्रोतों से सीधे तौर पर उभरता है। अच्छा। हमने 2 बार देखा कि कैसे दिल्ली के तख्त पर बैठे शासक को हटाने के लिए भारत के भीतर से ही बाहरी हमलावरों को न्योता दिया गया। पहले खिज़र खान ने तैमूर को, फिर आलम खां और दौलत खान लोधी ने बाबर को। हाँ, ये तो है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐतिहासिक रूप से किस हद तक हमारी अपनी अंदरूनी राजनीतिक फूट, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और आपसी झगड़ों ने बाहरी शक्तियों के लिए हमारे दरवाजे खोले हैं। ये गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका महत्व सिर्फ इन 3 वंशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास के कई और दौर पर भी लागू होता है। इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। उम्मीद है दिल्ली के इतिहास के इस महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर की हमारी ये पड़ताल जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। इन स्रोतों के जरिए हमने उस दौर की राजनीति, समाज और बदलते सत्ता समीकरणों को समझने की एक कोशिश की।